अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं आपके साथ मेज़बान परविश महमूद। और नाज़रीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अहम मौज़ूआत पे। सबसे पहले तो मैं शामिल करूंगी प्रोग्राम में मौजू वो ये है कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर तबाही के दिहाने पर पहुंच चुका है। और ऑटो सेक्टर के जितने भी लोग हैं, वफ्द हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से ये अपील की है कि आइंदा आने वाले बजट में जितने भी टैक्सेस हैं वो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री से ख़त्म किए जाएँ। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे PIA का जो कोलालमपुर में आज से 3 दिन पहले तैयारा गया था, उसको रोक लिया गया था और कोलालमपुर की अदालत ने जो है ये अब हुक्म दिया है कि तैयारे को रिलीज़ कर दिया जाए और वो तैयारा जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर का जो है वो रेट ऊपर नीचे आजकल मार्केट में देखा जा रहा है। इंटर बैंक में अलग होता है, स्टेट बैंक में अलग डॉलर का रेट नज़र आता है। डॉलर में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी, और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मशहूद खान जो कि एक्सपर्ट ऑटो सेक्टर हैं। इन दोनों का वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हमजा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। ऑटो सेक्टर के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर इस वक्त तबाही के दिहाने पे है। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज अपने प्लांट्स खोल रही हैं, कुछ बंद करती हैं, और देखा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए ऑटो सेक्टर कंपनीज अपने प्लांट बंद कर देती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखें, ऑटो सेक्टर का तबाही के दहाने पे पहुंचने का मकसद ये है कि लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। जी। लाखों रोज बेरोज़गार भी हो रहे हैं। ऑटो सेक्टर इस वक्त बंद है। तकरीबन 50% प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज़ हुई है ऑटो सेक्टर की। और कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंडस मोटर कंपनी ने ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि हम 6 दिन के लिए अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। पहले ये होता था कि सिंगल शिफ्ट में काम हो जाया करता था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे प्लांट बंद होता है, कई कई हफ्तों तक बंद होता है। सुजुकी हो, टोयोटा कंपनी हो, या फिर हम देख रहे हैं होंडा कंपनी हो, ये अपने प्लांट्स बंद करती हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक अनसर्टेनिटी की सी कैफियत है, क्योंकि बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। और वैसे ही जब ये ऑटो सेक्टर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में भी आता है, और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के जो नंबर्स हैं वो वैसे माइनस में चले गए हैं। और ये तमाम सूरत पैदा हुई है इम्पोर्ट पर पाबंदी की वजह से। ठीक। जब आप इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाएंगे, एलसीज क्लियर नहीं होंगी, पार्ट्स हम बाहर से जब इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा खसारे का सामना है। कल भी पाक सुजुकी कंपनी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिखा और उसमें कहा कि अब जो बजट पेश किया जा रहा है, इस पर जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसकी शरह में कमी की जाए, मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएँ। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी चेयरमैन FBR को ख़त लिखा ठीक। और उसमें कहा था कि विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा ना किया जाए, क्योंकि आइंदा आने वाले बजट के अंदर ये ज़राए मेरे ये कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा करने की जो तजवीज़ है उस पर अमल कर लिया जाएगा, यानी मजीद टैक्सेस ऑटो सेक्टर पे बढ़ेंगे। लगने जा रहे हैं। ठीक। जब मजीद टैक्सेस लगेंगी तो ऑब्वियसली जो कीमत है वैसे ही गाड़ियों की जी। इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, और जो एक मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो वो मजीद इनकी जो सेल है वो मुतासर होगी। और अगर यही हालात रहे जी। तो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बात का इशारा किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऑटो की, जो यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं, अगर उनको रिलीफ नहीं मिला, उनको टैक्सेस में रिलीफ नहीं मिला, या इंपोर्ट एलसीज में रिलीफ नहीं दिया गया, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस करने आए हैं यहाँ पर, फिर उनको अपना प्लांट जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे बंद करना पड़ेगा। सही। पहले जब सिंगल शिफ्ट में काम होता था, फिर उसको जाहिर सी बात है जब परमानेंट बंद करने की बात आएगी तो ये बहुत बड़ा ह्यूज लॉस होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो इसके लिए नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटो सेक्टर के जो बड़े बड़े लोग हैं, जी। और ख्वाह वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हों या ऑटो सेक्टर के मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ओनर्स हों, उन्होंने मुलाकातें की हैं वज़ीर ख़ाजाना इसाक डार से, लेकिन उन्होंने ग्रीन सिग्नल तो दिया है, लेकिन ये है कि इस बजट के अंदर मज़ीद टैक्सेस तो ऑटो सेक्टर पर लगने जा रहे हैं। ठीक है। मशहूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह हमज़ा ने अभी बताया कि आइंदा बजट में मज़ीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं, जितना भी ऑटो सेक्टर है इस तमाम कंपनीज़ पे, आप बताइएगा, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हमारी जो ऑटो सेक्टर है और ये तमाम कंपनीज़ हैं, किस जानिब जाएंगी? देखिए, सूरत हाल तो बहुत ही खौफनाक नज़र आती है। इस सेंस में देखें, कोविड के बाद इंडस्ट्रीज़ में वैसी डिक्लाइन था 2019 में, 2020 में, 21 रिकवर किया, और 2022 हमारा बेस्ट ईयर कहलाया जाएगा सही। आफ्टर कोविड। हम रिकवरी की थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। और 2022 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आई, सबसे पहला पॉलिसीज़ में चेंजेस आया आपके पास कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई स्टेट बैंक की तरफ से कि आप इन जो लीजिंग है वो 3 मिलियन से अबव पे हम
सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये पहली थी। तो उसके बाद सेकंड रिस्ट्रिक्शंस लगती है जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। सही। तीसरा पे आया जब आपके फॉरेन रिजर्व गिरने लगे, तो आपके पास सवाल ये आया कि आप चैप्टर 84 और 85 को बंद किया। उसके बाद तमाम इंडस्ट्रीज़ की रॉ मटेरियल्स हो जाएं या सीकेडीज हो जाएं या कंपोनेंट्स हो जाएं, उस पर पाबंदी लगी, जिसकी वजह से डिक्लाइन शुरू हुआ। सही। अभी जैसे हमजा साहब कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज शट डाउन कर रही है, डबल शिफ्ट में काम किया करती थी, आज सिंगल शिफ्ट, और सिंगल शिफ्ट के बाद अब उसने डेज रिड्यूस कर दिए हैं। ये सिलसिला पिछले जुलाई ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तमाम ओईएम्स में, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर्स हों या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हों, उन्होंने ये शट डाउन इसलिए करना पड़ रहा है उनको कि उनके पास रॉ मटेरियल्स या उनके पास उनके कंपोनेंट्स या उनकी सिक्योरिटीज की मौजूदगी नहीं थी। तो ये जो सूरत हाल ये हुई क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि हम इकोनॉमी को किस तरफ से फोकस कर रहे हैं और कितना इसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो सही। विद इन ए ईयर हमने देखा है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस तरह से उसमें रुझान नहीं रहा या उसको फोकस नहीं किया गया कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे। एक एक प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और आज इस दहाने में आ गई है कि इस साल 2023 जून में ये इंडस्ट्री का वॉल्यूम 50% रह गया। और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो मुझे जिसका खौफ है, वो ये है कि ये अगला साल यानी कि जुलाई टू ऑनवर्ड्स अगर हम जा रहे हैं तो ये साल तो उसका 50% का भी रिड्यूस नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में सर्वाइव करना मुश्किल है। अच्छा मसूद साहब, ये बताएं कि आईएमएफ तो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़े। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो काइबो रेट भी बढ़ेगा। जब काइबो रेट बढ़ता है तो फिर गाड़ी की जो लीजिंग है उसकी शरह में इजाफा हो जाता है, फिर लोगों की कुव्वत से बाहर हो जाती है गाड़ी बैंकिंग चैनल के थ्रू लेना। तो आप नहीं समझते कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में शरह सूद में इजाफा हो जाता है तो उसका और तबाहकुन असरात जो हैं वो ऑटो सेक्टर पर मुरतब होंगे? देखिए, इस वक्त तक जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है, 24% है। कोई भी कार लीजिंग, स्पेशली जो मिडिल क्लास है हमारा मुल्क में या एसएमईज हैं, उसमें जो सूरत हाल है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 24% मीन्स कि मैं 100 रुपये में 24 रुपीज़ में बैंक को दे रहा हूँ, वो फिजिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि आप देखें एक साल में आपकी परचेजिंग पावर गिरी है, बढ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें अगर स्टेट बैंक मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो ऑलरेडी ये सेक्टर तो एक मुश्किलात में घिरा हुआ है और घिरेगा। अच्छा मसूद साहब, एक आम आदमी ये सुनना चाहता है कि कम से कम वो कितने पैसों की, कितने रुपए की गाड़ी जो है वो ले सकता है इस वक्त इन हालात में। अगर किसी के पास 5 लाख रुपए तो क्या वो ले सकता है? पहले तो मिल जाया करती थी, आज से 1 साल पहले 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके जो है एक मिडिल क्लास, ओवर मिडिल क्लास आदमी जो है वो ले लिया करता था। क्या आज के दौर में गाड़ी मिल जाएगी इतने की? सर ऑनेस्टली अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए अब गाड़ी लेना आसान है, बल्कि ये कहेंगे उनका एक ख्वाब होगा। इस वक्त जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी इकोनॉमी को रिव्यू नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, जिस पे हमारी लोकलाइजेशंस भी है, स्ट्रैटेजीज भी है, प्लानिंग्स भी हैं कि आप लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री को, जो कि मदर ऑफ द इंडस्ट्री है, ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान में कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, मगर उसके एडवांटेजेस हमने 75 साल में उस तरह से लिए नहीं। अच्छा ये मुझे बताएं मसूद साहब कि सिर्फ दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके प्लांट बंद हो जाने से, अभी तो टेम्पररी हो रहे हैं, पहले डबल शिफ्ट में काम हो रहा था, फिर उसको सिंगल शिफ्ट किया, फिर उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। आप क्या समझते हैं कितने अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, और ख़ास तौर पे स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है उसको कितना नुकसान हो चुका है? देखें कि इसके ना इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो ये है कि ओईएम है, फिर उसके बाद ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, तीसरे इसमें डीलर हैं, और फोर्थ जो कि बेनिफिशियल होती है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप टैक्सेस ऐड ऑन कर रहे हैं और वॉल्यूम नहीं है तो आप ना टैक्स टारगेट अचीव कर पाएंगे, ना उसमें आप एडवांटेज ले सकेंगे। यही सूरत हाल अगर आप देखें तो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर जो इसके साथ रिलेटेड है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस हालात में किसी तरीके से भी आपके टैक्सेस सेक्टर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम टैक्स नेट कैसे बढ़ाएं। हम 75 साल में टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएं। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री टैक्स दे रही है या जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उन पे बोझ डालते रहेंगे तो ये अब वो वक्त नहीं है। ये पिछला साल बहुत ही सेक्रीफाइस ईयर है, इसमें जितना आप प्रेशर डालेंगे अब उनके पास गुंजाइश नहीं है कि आप उनसे कुछ ले सकें। लेकिन मसूद साहब, एलसी तो नहीं खुलने वाली, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है, आपकी जेब में डॉलर नहीं है, और जो हैं तो वो एलसी की मद में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब एलसी नहीं खुलेगी, हम बाहर से स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, गाड़ियाँ नहीं बनेंगी, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी?
देखिए स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए थी कि हम एक साल से दर बदर फोकस करते रहे हैं कि किसी तरह फॉरेन रिजर्व ले आएं। अनफॉर्चुनेटली एक साल में मैंने कहा ना इकोनॉमी को हमने उस तरह से फोकस नहीं किया। अगर हम पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड ले लेते तो यकीनन इस बजट में एक आप अच्छी पॉलिसी मुस्बत पेश कर पाते, सही। क्योंकि आपने उनके साथ इंटरेक्शंस नहीं किया, स्ट्रैटेजीज बनाई नहीं। आप पाकिस्तान के लोकल इंटरप्रेन्योर्स को जब तक इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक आप बेहतरी नहीं ला पाएंगे। ये बिलियंस का जो डिफॉल्ट आप होता चला जा रहा है इसलिए कि आप 1 बिलियन के लिए रुके हुए थे। मगर आपके पास टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं सिर्फ ऑटो सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल भी है हमारे पास, ऑटो भी है, लेदर भी है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी है। सही। इन तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा के हम एक लॉन्ग टर्म प्लान आज भी बनाएं। अगर हम बजट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गेनिंग के लिए बनाएंगे तो इसका शॉर्ट टर्म एडवांटेज तो मिलेगा मगर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इसमें नुकसान होंगे। देखिए मशहूर साहब, मुझे तो नहीं लगता, शायद आपको उम्मीद हो कि कोई रिलीफ मिलने वाला है ऑटो सेक्टर को, क्योंकि विथ होल्डिंग टैक्स भी लगने जा रहा है और अभी आपने देखा होगा कि गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अभी तो बजट पेश नहीं किया कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, इससे तो ये लगता है कि ऑटो सेक्टर को कोई मतलब रिलीफ नहीं मिलने वाला, और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो ये जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये रजिस्ट तो नहीं कर पाएंगी। जाहिर है इसमें जो मानने वाली बात है, आपकी बात है, इसको मैं सिर्फ ये बताऊं 2003 में पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही थी वो 67,000 थी। आज जो हम देख रहे हैं इस साल का एंड जून 2023 में 1 लाख है। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ जनवरी टू दिसंबर 2030, इसमें जो आपका टारगेट होगा 70,000, यानी कि 20 साल पहले पीछे चले गए आप एज अ वॉल्यूम। सही। और जो बात आपने की ओवरहेड, उस वक्त आपका जो फ्यूल था वो 60 रुपीज़ था, डॉलर 80 रुपीज़ था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी 6.5 रुपये थी। उसके अगेंस्ट आप देख लें तो ओवरहेड आपका एक्सट्रीम लेवल पे है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे नहीं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जिन्होंने अगर लोन्स लिया हुआ है उनके लिए मुश्किल होगा कि वो इस दिसंबर तक पे बैक कर सकें। अच्छा मशहूर साहब, एक मेरा सवाल है वो ये कि आइंदा आने वाले बजट में जो एक तवक्को जाहिर की जा रही है उसके अकॉर्डिंगली 32 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का हदफ रखा गया है। ऑटो सेक्टर क्या ये हदफ पूरा कर पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें उसके लिए आपने होमवर्क नहीं किया। एक्सपोर्ट इमीडिएटली नहीं हो सकती, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी होती है, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है सूटेबल जो अदर देन कंट्रीज। पाकिस्तान इसके रीजन में अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये चाइना, ये बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के। पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले अभी तक नहीं किया और अचानक अगर इस मार्केट में इंटर होंगे तो उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हमारी नहीं है। तो हमें सेगमेंट वाइज देखना चाहिए, कार इंडस्ट्री, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल किस सेगमेंट को हम लेके जाना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है नाज़रीन, हम लोग ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे और पिछले साल से अब तक ऑटो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की जो शरह है वो 50% रिड्यूस हुई है और आने वाले वक्तों में अब देखना ये होगा कि क्या होता है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो ऑटो सेक्टर है वो तबाही उसकी क्यों हुई है और काफ़ी सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स को कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए बंद करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से मुल्की मईशत पे बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हो रही हैं। मैं एक बार फिर से जो है वो जाना चाहूँगी मशहूद खान साहब की जानिब। मशहूद साहब बताइएगा कि जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या फिर महंगाई की शरह बढ़ रही है, जितना भी जो भी ये सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, क्या इसकी वजह से ये इसके भी असरात मुरतब होते हैं ऑटो सेक्टर पे? नहीं, मेरे ख्याल से तो 100%, क्योंकि आप देखें एक साल में आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आई है। सही। जो हम कहते हैं कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ गया था, मैं तो कहता हूँ इस एक साल में आपका ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया हमारा है कि एक दूसरे पे गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी या डिफरेंट आपस में नहीं है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो बजट था आप इसको पॉलिटिकली नहीं इकोनॉमिकली दीजिए ताकि लॉन्ग टर्म इसमें पॉलिसी बनती है। अब तो खैर टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इस पर इनपुट नज़र मुझे आ रहे हैं कि एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फीडबैक आई इनके पास मौजूद हो। मगर एटलीस्ट जब तक भी इनके पास टाइम है इनको चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लें।
मतलब जी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आने वाले दिनों में कुछ इसमें हालात बेहतर हो सकते हैं, क्या पता लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारी हुकूमत चली जाए, हम लोग खुद गाड़ियां बनाने लगे, एक ख्वाब है जो हम लोगों का कभी कई सालों पहले हमने सोचा था, अब शायद वो पूरा होने लग जाए, कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आता। देखिए, ख्वाब को की ताबीर के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक जद्दोजहद करते हैं और एक यकजहती के साथ उस ख्वाब को हासिल करने की तरफ राग़िब होते हैं। 75 सालों में मुझे तो नहीं देखा, जिसने ख्वाब देखा आज वो भी परेशान है कि क्या ख्वाब देख लिया है। तो जी। हाँ, हालात हाज़िरा ये है कि इसकी तरफ इम्पोर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। आपने बात की थी शुरू में कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो मुझे खौफ इंडस्ट्रीज में आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो अगर यही ट्रेंड रहा 50% से ये 30% पे चला जाता है और उससे बिलो चला जाता है, अब यकीन जानिए आपके एंटरप्रेन्योर्स बंद हो जाएंगे। और एक एंटरप्रेन्योर ऐसे में भी लें तो वो 50 लोगों को करता है, और अगर लार्ज स्केल में जाए तो वो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो इंटरप्रेन्योर को सेव करने के लिए पाकिस्तान को, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड लें, कि इंपॉर्टेंस दें और उनके साथ मिल के हम कोई एक स्ट्रैटेजी बनाएं। और ऐसा कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। हमने कोविड में पाकिस्तान में देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने कम बैक किया है, तो आज भी हम इस क्राइसिस से भी कम बैक कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग इस क्राइसिस से भी कम बैक कर सकते हैं। मशहूद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नाजरीन, ऑटो सेक्टर जो है वो तबाही के दहाने पर है। इसकी वजह पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या फिर जो स्टेबल हालात नहीं हैं वो भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है महंगाई एक बुलंद तरीन शरह पे है। हम इस पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। पीआईए का गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक तैयारा कोलालमपुर गया था और उस तैयारे को वहाँ पर रोक लिया गया था। उसकी क्या वजूहात हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तैयारे को रोकने की क्या वजूहात हैं? देखें, कोलालमपुर में हमारा जहाज़ पीआईए का वहाँ लैंड किया था और ये 3 दिन पहले लैंड किया गया था, लेकिन वहाँ पर एक स्टे ऑर्डर अदालत से लिया, एक बाहर की कंपनी थी, उन्होंने अदालत से स्टे लिया और उस जहाज़ को रोक लिया। जी। और जब अदालत से स्टे लिया, यानी मलेशिया की कोर्ट से जब स्टे लिया और पीआईए को बताया कि भाई अब ये तैयारा जो है वो आप नहीं उड़ा सकते, केस है, तो उसका एक नोटिस होता है जो पीआईए को दिया जाता है, वो ठीक। नोटिस नहीं दिया, पीआईए को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और ये आयरिश बेस्ड कंपनी है, और आयरिश बेस्ड कंपनी है, इसके अंदर जो डोमिनेट कर रहे हैं वो इंडियंस कर रहे हैं, जो डोमिनेट इस कंपनी को कर रहे हैं, अच्छा। आयरिश बेस्ड कंपनी है। इन्होंने सही। पीआईए के जहाज़ को अंडरग्राउंड करने के लिए अदालत का सहारा लिया, और ये मामला जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से कामयाबी मिली, पीआईए को कामयाबी मिली, पीआईए की जो लीगल टीम, उन लोगों ने केस जीता, जी। और आज रात 8 बजे पीआईए का जो ये तैयारा है ये लैंड कर सकता है। PK6893 इस तैयारे का नंबर है, और ये इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा सही। कोलालमपुर से, और ये आज रात पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर सकते हैं। बड़ी कामयाबी है, बहुत कामयाबी है पीआईए की लीगल टीम की, और जिन्होंने हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको मुंह की खानी पड़ी, बिल्कुल और ऐसे ही। कोलालमपुर में अदालत ने पीआईए के हक में फैसला किया। जी। ठीक है। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तर्जुमान पीआईए और अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे पूछना चाहूँगी कि 26 मई को मलेशिया ने बगैर पीआईए को तलब या नोटिस किए बगैर तैयारा रोकने के अहकाम जारी किए थे। तैयारा 3 दिन तक कोलालमपुर में रहा और आज तैयारा वहाँ से वापस पाकिस्तान आएगा। आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द जी। शो। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से इस तरह के किसी प्रैक्टिस के अंदर जाना या इस तरह का कोई तरीकाकार इख्तियार करना एक गैर मौजूद, या आप उसको कह सकते हैं कि एक मायूब बात है। नॉर्मली अगर लेट्स सपोज किसी के साथ कोई पेमेंट का इशू है या कोई रिकन्सिलिएशन का मसला है, तो नॉर्मली एक दूसरे को लीजिंग कंपनियां नोटिस देती हैं, रिकन्सिलिएशन का टाइम देती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली किसी को डिसऑनर करने के लिए या एक अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक ऐसे मुल्क के अंदर केस करना जहां पे ना वो कंपनी खुद रजिस्टर्ड है, और जिस एंटिटी के ऊपर केस किया जा रहा है जो कि पीआईए है, वो खुद यानी एक समझ लीजिए कि एक कंपनी जिसका एक दफ्तर सिंगापुर में है, एक ऐसी कंपनी के ऊपर केस कर रही है जो कि पाकिस्तान की है, और एक ऐसी प्रॉपर्टी पे केस कर रही है जी। जो कि हवा के अंदर है, और उससे वो एक अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लेती। ये एक तरह थोड़ी सी ताज्जुब अंगेज और साथ, जैसा मैंने आपको कहा कि गैर मौजू बात थी।
26 मई को अदालत से वो हुक्मनामा लिया गया जिसको टेक्निकल इस्तिलाह में एक्स पार्टी बोलते हैं, यानी एक तरफा या बगैर पीआई को या दूसरी पार्टी को नोटिस किए हुए एक हुक्मनामा लिया गया और इकदाम ऐसे लिए गए कि वो नोटिस किस तरीके से पीआई तक पहले ना पहुंचे। और जिस टाइम पे हमारी परवाज लैंड की उस टाइम पे जब पैसेंजर्स रवानगी के लिए तैयार थे, आपने वो ला के पायलट को दिया और साथ ही जी एट द सेम टाइम आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दिया कि अदालती हुक्म के मुताबिक ये तैयारा नहीं जा सकेगा। तो ये कसदन किया गया। इसके अंदर ऑब्वियसली जिस तरह आपने खुद कहा है कि नीयत साफ नहीं थी, मकसद कुछ और था। ताहम कामयाबी की बात यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमने जो फैक्ट्स है जो कि जब हमने अदालत के सामने रखे और बताया गया कि जो दावा उन्होंने दायर किया है वो सही नहीं है, तो अदालत ने जो अपना पुराना फैसला था वो पीआई के हक में सेट असाइड कर दिया या उसको मुअत्तल कर दिया। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि ये मामला 2020 में भी हमने देखा था कि रूनुमा हुआ, इस दफ़ा भी हुआ, तो अब ये मामला क्या सेटल डाउन हो गया है या इसको बाकायदा तौर पे जब तैयारा पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा तो पीआईए की लीगल टीम इसको जो है बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ले जाएगी ताकि मामला मुकम्मल तौर पे पीआईए के हक में रहे और आइंदा मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, बात इसके पर ये है कि ये जैसा मैंने आपको कहा कि मलेशिया की अदालत के अंदर मलेशिया के कवानीन में ये एक प्रोविजनिंग मौजूद है कि वहाँ भी ये केस किया जाता है इस तरीके से। सही अगर वो किसी और मुल्क में अगर इस तरह की कोई चीज़ वो करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उनको इस तरह का कोई हुक्म इम्तनाई हासिल नहीं होता। इसलिए पहले भी ये अटैम्प्ट 2020 में की गई और अब ये वाली अटैम्प्ट 2023 के अंदर की गई। मामला तो जिस तरह मैंने आपके साथ बताया कि उनके साथ चलते जाते हैं, उसी लीजिंग कंपनी के 6 और तैयारे भी हमारे पास हैं, एक इंजन हमारे पास है। ऑब्वियसली आप उनके साथ एकदम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि लीज एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म बुनियाद के ऊपर होते हैं, कई सालों के ऊपर मुहित होते हैं। तो मामला तो हमारे उनके साथ चलते रहेंगे, अदायगियाँ भी उनके साथ रेगुलरली होती जा रही हैं। इसीलिए जब भी हमारा कोई टेंडर आता है या इसलिए जब भी हम किसी तैयारी की तलाश में होते हैं तो ये कंपनी आती है, ये पार्टिसिपेट करती है, अपने तैयारे जो है वो फराहम करती है। तो फिलहाल तो ये मामला तय पा गए, अदायगियाँ जो जितनी इंजन से मुतल्लिक थी वो कर दी गई हैं और एक लीगल बैटल थी जो कि पीआई ने अपने हक में जीती। जी जी, आज तैयारा लैंड हो सकता है पाकिस्तान की सरजमीन पे, यह तवक्को की जाए? देखिए, तैयारा जो है वो कल रात से रवानगी के लिए तैयार है। ताहम जो रास्ते में राहदारी परमिशन पे हैं जिनको ओवर फ्लाइंग ऑथराइजेशन कहते हैं, उसमें चूंकि भारत के ऊपर से वो फ्लाई करनी है और नॉर्मली इंडियन एयर स्पेस के ऊपर से बगैर आप फ्लाइट प्लान इन एडवांस यानी कुछ दिन पहले किए हुए आप इतने आराम से वहाँ नहीं ले नहीं सकते। वहाँ के और हमारे ताल्लुकात आप जानते हैं इनके कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है। तो उनकी तरफ से ओवर फ्लाइंग की परमिशन मुतवक्के है। जैसी वो परमिशन आएगी जहाज फ्लाई करके वापस आ जाएगा। अभी तक जो हमने प्लान बनाया वो ये है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे तैयारा जो है वो कोलंबो से रवाना होगा। ठीक है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे कोलालमपुर से तैयारा रवाना होकर पाकिस्तान आ जाएगा। नाज़रीन, पीआईए के मिल्कियत बोइंग 777 तैयारा मलेशिया के मकामी अदालत के हुक्म में इम्तना पर रोका गया था और हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज़। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया अपना। और आज ये तैयारा जो है वो 8 बजे पाकिस्तान के लिए रवाना होगा वहाँ से। इसी हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोगों ने बात की प्रोग्राम में ऑटो सेक्टर के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान का तैयारा जो मलेशिया में जो है उसको वहाँ पे रख लिया गया था, उसको आज वापस पाकिस्तान में रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। हमजा आपकी तरफ आना चाहूँगी और हम लोग पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर बात करें तो बताइएगा हफ्तावार मजमूई तौर पर डॉलर की क्या सूरत हाल रही? देखिए, मजमूई तौर पर डॉलर की कीमत में कमी देखी गई ओपी मार्केट में, लेकिन डॉलर की कीमत में इजाफा भी हुआ इंटर बैंक में। लेकिन ओवरऑल तो अगर मैं बात करूं तो डॉलर की शॉर्टेज है, अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया पूरे हफ्ते। इंटर बैंक के अंदर डॉलर 285 रुपये 15 पैसे से बढ़कर 285 रुपये 68 पैसे का हुआ, यानी एक हफ्ते के अंदर इंटर बैंक के अंदर 53 पैसे का इजाफा हुआ। ओपी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ओपी मार्केट में डॉलर 314, 315, 316 रुपये तक गया था। ये ऑल टाइम हाई है। इंटर बैंक रेट जो है उसमें तो थोड़ा सा इजाफा देखा गया, लेकिन ओपी मार्केट में एक बड़ा इजाफा देखा गया।
तो स्टेट बैंक ने मदाखलत की, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की रकम को इंटरबैंक से लिंक किया, जिसके बाद ओपन मार्केट के अंदर डॉलर तकरीबन 10 रुपये कम हुआ। ठीक ओपन है। मार्केट में डॉलर 310 रुपये से कम होगा 300 रुपये का आ गया। ठीक है। एक वक्त था कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की ट्रेडिंग 299 रुपये, 298 रुपये, 297 रुपये पर भी हुई। जी। तो ओपन मार्केट के अंदर डॉलर कम हुआ, लेकिन जब डॉलर की किल्लत है, मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है जी। और डॉलर की शॉर्टेज है, तो इस वजह से भी डॉलर की कदर में दोबारा इजाफा हमने देखा। और देखें, $1 बढ़ जाने से पाकिस्तान के कर्जों में 200 अरब रुपए का इजाफा हो जाता 200 है। अरब का जी हाँ, इजाफा। 200 अरब रुपए का यकदम इजाफा हो जाता है। और इस सही। वक्त पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का जो हजम है वो 70,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 70,000 अरब। अगर मैं इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो $130 बिलियन इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा है मजमूई अच्छा, तौर पर। सही। तो डॉलर की अगर शॉर्टेज रहेगी तो आने आने वाले दिनों में भी डॉलर बढ़ेगा। स्टेट बैंक की मदाखलत, यानी जो 2 माह के लिए जो सर्कुलर का इजरा किया गया था कि तमाम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं उनको इंटरबैंक से लिंक किया गया था, वो भी इतना ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि ठीक। आपके पास डॉलर नहीं है, रिजर्व्स आपके कम हो रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर मजमूई तौर पे फिर घटे हैं गुज़िश्ता हफ्ते। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 11 करोड़ 58 लाख डॉलर से कम होकर 5 अरब 42 करोड़ डॉलर रह गए। मजमूई सही। तौर पर स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं वो 4 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए। यानी मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे रिजर्व्स में कमी आ रही है बैरूनी अदायगियों की वजह से। ठीक। इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पे बजट के बाद सर्वाइव करने के लिए 5 अरब डॉलर कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक। और इस वक्त हमारे रिजर्व्स अगर 4.9 बिलियन डॉलर्स की सतह पर हैं, जी। तो ये मैं आपको वाजे कर दूं कि 3 अरब डॉलर तो सऊदी अरब के हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। तो सर्वाइवल के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमें डॉलर्स चाहिए। मार्केट में डॉलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में कभी डॉलर ऊपर कभी डॉलर नीचे, जी। इंटर बैंक के अंदर रोक के रखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बजट 290 रुपये 290 के हिसाब से डॉलर पे तैयार हुआ है, $1 की कीमत 290, तो आइंदा वाले दिनों में इंटर बैंक में हो नहीं जाएगी। रहेगी। ठीक। बिल्कुल। और ओपन मार्केट में भी हम डॉलर को ज़्यादा देर नहीं रोक सकते, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ब्लैक ही है। मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इंटर बैंक की से लिंक करने से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की अदायगियों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि डॉलर नहीं है, डॉलर की शॉर्टेज है। बिल्कुल। जितनी भी मदाखलत कर ले स्टेट बैंक, जब तक शॉर्टेज को हम फुलफिल नहीं करेंगे, हमारा ओपन मार्केट में डॉलर ऊपर जाएगा और रुपए की कदर में मजीद तनज़्ज़ुली होगी। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त माहिर मईशत है, उनकी तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके कीमती वक्त का। आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले साल से अब तक जो है वो पिछले कुछ दिनों से डॉलर के रेट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। हफ्तावार मजमूई सूरत हाल भी डॉलर की कुछ ख़ास बेहतर दिखाई नहीं दी, क्योंकि 53 पैसे मार्केट में डॉलर बढ़ा है। आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। हमारे मुल्क का जो असल इशू है वो डेट पेमेंट्स है। जैसा कि अभी हमजा साहब फरमा रहे थे, हमें कर्जे उतारने हैं। ये जो साल ख़त्म हो रहा है 30 जून, इस वक्त तक तो अभी 4 अरब डॉलर की हमने कर्जे वापस करने हैं, और वो हमारे दोस्त ममालिक के हैं। बाईलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से, कतर से, जिसमें चाइना ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। तो इंशाल्लाह वो मसला नजर नहीं आ रहा, जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं कि डिफॉल्ट का चांस नहीं है। लेकिन जो अगला साल शुरू होगा जून के बाद से 2023 और 24, उसमें 25 अरब डॉलर जो है वो हमने अदा करना है पूरे साल में। अच्छा। जिसमें 2024 में जाके कमर्शियल लोन्स भी हमें अदा करना है। तो अभी जो डॉलर बढ़ा हुआ है उसकी बुनियादी रीजन एक ही है, और वो है IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का साइन ना होना ताहाल। क्योंकि हम ये समझते हैं और सब ये समझते हैं कि अगर IMF से डील साइन हो जाएगी तो मल्टीलैटरल डोनर्स और बायलैटरल डोनर्स यानी वर्ल्ड बैंक, IMF और जितने ही दोस्त ममालिक हैं, चाइना, सऊदीया, UAE, कतर और दीगर ममालिक हैं, ये सब अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को कर सकते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन IMF की शर्त का साइन होना बहुत जरूरी है। तो अब तक साइन ना होने की वजह से अनसर्टेनिटी का फैक्टर था, बहुत सारी इंपोर्ट्स कर की रोकी गई हैं, डॉलर की कमी है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इस मईशत का बुनियादी इशू जो इस वक्त है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स बहुत बड़ी तादाद में स्मगल हो रहे हैं, डॉलर्स में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, डॉलर्स में स्पेकुलेशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज हमें नजर आ रही है। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं
कि इसहाक डार ने तो कह दिया कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, हमने इस बात को तस्लीम कर लिया, हम मुतमईन हो गए। ये बात तो वो कई महीनों से कह रहे हैं। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हमारी इतनी सख्त नहीं है कि हम मुकामी कर्जे अपने अदा कर सकें, बैरूनी कर्जे अदा कर सकें। सोवरेन डिफ़ॉल्ट से हम सिर्फ 3 कदम दूर है। आउटलुक हमारा ख़राब हो चुका है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक, मूडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा आउटलुक ख़राब हो चुका है। अगर IMF से हमारी डील नहीं होती, जो कि लग रहा है कि नहीं होगी, लेकिन हुकूमत ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि हमने IMF की तमाम शराइत को तस्लीम कर लिया है, हम चाहते हैं कि IMF का मुआहदा हो, लेकिन फिर भी मुआहदा नहीं हो पा रहा है। फिर आयशा गौस पाशा का एक बयान आया है कि IMF हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करे। तो ये अंदरूनी मामलात क्या समझते हैं आप, क्या है? और अगर IMF से हमारा ये मुआहदा कंप्लीट नहीं होता और हम 24वें जायजे की तरफ बढ़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि IMF हमें मजीद कड़ी शराइत हमारे सामने रख देगा कि आप ये शराइत और पूरी करें? अब हमारे पास तो इतनी सख्त नहीं है, इतने टैक्सेस पहले ही लग चुके हैं, मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पे हर शरह सूद में इजाफा हो जाता है, काइबोर रेट आसमान पे पहुंच गया है। तो आप क्या समझते हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन फ्यूचर? बड़ा तवील सवाल है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि 2 सिनेरियोज मैं आपको बता देता हूँ। अगर IMF से डील साइन हो जाती है, एक सिनेरियो या उनसे कोई नया एग्रीमेंट आगे मिल जाता है, तो उस सूरत में एक हम फॉर द टाइम बीइंग एक रिवाइवल जरूर मईशत में देखेंगे, मगर वो फॉर द सही। टाइम बीइंग होगा, शॉर्ट पीरियड का होगा। उसमें डॉलर में डाउनफॉल भी होगा, इन्फ्लेशन में भी कमी वाक़ई हो सकती है, इंटरेस्ट रेट में भी आगे जाके कमी जल्दी वाक़ई हो सकती है, और सही। एक हमें एक ब्रीदिंग स्पेस जो है उस सूरत में मिल जाएगा अगर IMF से डील साइन हो जाती है। IMF से डील ना होने की सूरत में वो चीजें हिडन है, छुपी हुई है, अनसर्टेन है कि होगा क्या। हुकूमत तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आती है, जी। और जहां तक हमारा अंदाजा है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भी अभी मीडिया पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। IMF शायद डील करने से एहतियात कर रहा है, वो चाहता है कि नई गवर्नमेंट आ जाए जी। जिसको अवामी हिमायत हासिल होगी, उसके साथ में डील करूंगा, वो ज्यादा उसको कंफर्टेबल होगा बनस्बत एक गवर्नमेंट जो पिछले चंद महीनों में इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर वो रिलाय शायद ना करे। हमारा अंदाजा है इस जी, तरह बिल्कुल। की कोई बातें हैं जिसकी वजह से वो मुस्तकिल अवॉइड कर रहा है। तो IMF से डील ना होने की सूरत में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। एक वाज़ेह प्लान हुकूमत का आना चाहिए, हो सकता है उस वक्त तक हुकूमत खत्म हो जाए, केयर टेकर आ जाए, तो शायद इसलिए वाज़ेह प्लान नहीं बताया जा रहा इसीलिए है कि जो आयशा आएगा गौस वो पाशा ने तुम्हारे कहा था कि IMF हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करे। ये जुमला इससे कनेक्टेड होता है? ये देखें इश्यूज, ये जो बातें हैं ये मेरे ख्याल है सोच समझ कर करी जाती हैं, करने का ये वक्त नहीं है। मेरी एट दी 11th आवर आप वो तो 1-1.5 साल से IMF ने जो है हमें आगे पीछे कर रहा है, उसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और बहुत सारे रीजन है, ठीक है, सही। उसका भी हमारे ख्याल मैंडेट प्रोग्राम का नहीं है इसको डिस्कस करना। लेकिन ये एट 11th आवर कुछ दिनों के अंदर अगर हमें IMF की डील चाहिए, उसमें ये बात कही जा रही है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल या तो ये मायूस हो चुकी है हुकूमत कि हो गए नहीं, चलो भाई अब कह दो, कोई मसला नहीं है। और बहरहाल इस तरह से कहना खुद हमारे लिए शॉकिंग था, और इसका इम्पैक्ट डॉलर पे आया, डॉलर दोबारा बढ़ना शुरू हुआ। इसका इम्पैक्ट इस स्टेटमेंट का स्टॉक मार्केट पे आया, जो अच्छी भली 3-4 दिन से पॉजिटिव हो रही थी वो नेगेटिव हो गई थी अचानक जी। अब से 2 दिन पहले। तो ये स्टेटमेंट देने का कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल है ऐसी स्टेटमेंट से फिलहाल अवॉइड करा जाए, हौसला अफजा बातें दिया। फिर बजट सर पे है, बजट की भी एक अनसर्टेनिटी है, हाउ दिस गवर्नमेंट विल मैनेज इतने सख्त फिस्कल स्पेस में, इतने सख्त चीजों में किस तरीके से जो हुकूमत जो है वो एक फ्रेंडली बजट दे सकती है। यानी तो 24वां ऐसे मौके जायजा पे ये जो है स्टेटमेंट नहीं IMF का, देना जो चाहिए। 24वां जायजा है, वो 24वें नए वजीर-आज़म को ही मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? यानी नया प्रोग्राम 24वां और नया वजीर-आज़म 24वां, ऐसा मुमकिन हो सकता है? ऐसा देखिए, हमारा अंदाजा है, ये मैं सिर्फ अंदाजा कहूंगा, फाइनल जी, नहीं। जी, बिल्कुल। हो सकता है IMF को मौजूदा हुकूमत पर इसलिए भरोसा नहीं है, ये कुछ दिनों की मेहमान है, हमें पता है इलेक्शन जब बिल्कुल, जाहिर सी अक्टूबर में बात है, अगर हालात हमारे अनाउंस कर सामने चुके हैं। हैं, लेट मी फिनिश। तो या अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आएगी तो शायद IMF उससे मुज़ाकरात करे, इसीलिए कतराया जा रहा है, लग ऐसा रहा है। मगर बहरहाल अभी ये चीजें फैसला कौन नहीं कह सकते, क्योंकि IMF की तमाम कंडीशंस पूरी भी कर दी गई हैं। तो हो सकता है अल्लाह करे किसी दिन सरप्राइजिंगली ये खबर आए कि IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर दिया है, जिसके चांसेस थोड़े अभी फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। ठीक। तो बहरहाल मैं तो ये कहूंगा कि हो जाएगा तो उसके क्या असरात है वो मैं बता सकता हूँ, खासे बेहतर होंगे शॉर्ट पीरियड में। चैलेंजेस बाद में होंगे यकीनन, वो फिर आने वाली हुकूमत किस तरह उसको मीट आउट करेगी वो उसका बिल्कुल। काम होगा। बिल्कुल। जी
जी, बहुत शुक्रिया सलमान नकवी साहब, माहिर हमेशा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और हमजा गिलानी, आपका भी शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूँगी, थैंक यू। आपने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि IMF के जितने भी निकात हैं उन तमाम निकात को पूरा कर दिया गया है, लेकिन IMF के जानिब से अभी तक हुकूमत का जो प्रोग्राम है, IMF ने जो प्रोग्राम दिया था वो कंप्लीट नहीं किया जा रहा। IMF गुरेज कर रहा है पाकिस्तान से डील करने के लिए। अब इसकी क्या वजूहात हैं, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।